हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का स्कूल ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, फॉर्मेट ऑफ स्कूल ऑब्जर्वेशन, शाला अवलोकन प्रपत्र, उस प्रपत्र को, उस फॉर्मेट को हमें कैसे फिल करना है। जो हम 12 दिन 12 डेज हम स्कूल जाएंगे, उस डेज पे हमें किस दिन कौन से फॉर्मेट को फिल करना है, यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट डे है, ठीक है, जो ये फॉर्मेट 1 है, जिस स्कूल पे हमारा स्कूल ऑब्जर्वेशन की ड्यूटी लगेगी या जिस स्कूल पे हम जाएंगे, उस दिन हमको फर्स्ट डे कौन सा प्रपत्र भरना है, कौन सा फॉर्मेट भरना है। तो उस दिन हमको सबसे पहले जो हमारा स्कूल है उसकी एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको फिल करना है। तो उस जानकारी के अंतर्गत हमें और क्या क्या डिटेल जानकारी या इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करना है, ये हम आगे देखते हैं। तो हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट में सबसे पहले जिस स्कूल पे हम जा रहे हैं उस स्कूल का नाम, नेम ऑफ स्कूल, ठीक है। फिर जिस स्कूल पे हम जाएंगे वहाँ के प्रिंसिपल का नाम, उस प्रिंसिपल के नाम के साथ साथ थर्ड जो पॉइंट है, स्कूल्स में हमारे नंबर्स ऑफ टीचर्स, वहाँ मेल पर्सन कितने एंड फीमेल टीचर्स कितने, इनकी संख्या लिखनी है। फिर हमारा 4 पॉइंट है, जो स्कूल से उसकी बेसिक जानकारी कौन कौन सी है, हमको कौन कौन सी बेसिक जानकारी को यहाँ पर फिल करना है। ये आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है ये ब्लैंक फॉर्मेट में रहेगा, ये फिल किया हुआ है, लेकिन आपको ऐसा फिल नहीं करना है। ये आपको ब्लैंक फॉर्मेट में मिलेगा। आप जिस स्कूल पे जाएंगे उस स्कूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस स्कूल पे हमको जाना है उस स्कूल का जो बाउंड्री है, ठीक है, जो 4 दीवारी लिखा है वो बाउंड्री कच्ची है या पक्की, आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कमेंट लिखने हैं। सेकंड है, जो हमारा बाउंड्री वॉल है उस पर गेट लगा है या नहीं, हाँ या ना आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर है तो वो किस किस प्रकार का है, जैसे यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ बिग आयरन गेट। फिर थर्ड है आपका पीने की पानी की व्यवस्था, मतलब वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, उसका रिसोर्स क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर देयर इज़ अ वाटर कूलर इन द स्कूल, मतलब स्कूल पर वाटर कूलर अवेलेबल है। फिर देखिए 4th पॉइंट है प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड की आपको लंबाई चौड़ाई बतानी है, अगर उस स्कूल पर प्लेग्राउंड अवेलेबल है तो। इसके बाद देखिए वहाँ का क्लीननेस, जो साफ़ सफाई है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वहाँ की साफ़ सफाई, स्कूल की साफ़ सफाई किसके द्वारा की जाती है, प्यून के माध्यम द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये जो 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट में आपका स्कूल का टाइम टेबल इसमें अटैच करना है। जिस स्कूल पे जाएंगे चाहे टाइमिंग कोई भी हो, वहाँ के प्रेयर से लेकर लास्ट तक आपको उस टाइम टेबल में कौन से टाइम पे कौन से पीरियड्स होते हैं, कब लंच ब्रेक है, पूरा डिटेल इस टाइम टेबल में आपको अटैच करके ये फॉर्मेट में लगाना है। फिर अगला देखिए, जो 6th नंबर का पॉइंट है, हमारे जो स्कूल से उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास की संख्या कितनी है। जैसे हमको यहाँ पर दिया है कक्षा की जानकारी, मतलब जो क्लास है उसका, उसमें उनका इंफॉर्मेशन हमको इसमें डालना है, कितने वहाँ क्लासेस, उस स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, कितनी क्लासरूम है, ठीक है, उसका लेंथ एंड विड्थ, लंबाई चौड़ाई कैसी है, उस क्लासेस में फ़ैन है या फिर अदर कुछ फैसिलिटी है उनके बारे में लिखना है। साथ ही साथ वहाँ के कमरे की जो लेंथ वेट हो गई, वहाँ पे वेंटिलेटर, ठीक, दरवाजे की स्थिति, संख्या कितनी, इन सभी चीज़ों को हमको काउंट करके इसके अंदर में फिल करना है। फिर देखिए अगला है इसी के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे क्लासरूम कितने हैं, क्लासरूम 1 2 3 4 5 इन्होंने दिखाया है, तो उस क्लासरूम का लेट एंड विन 20/30, ठीक है। उस क्लास में 5 फैंस लगे हुए हैं पर क्लास पे, और देयर रूम्स आर इन गुड कंडीशन, उस क्लास की कंडीशन कैसी है, अच्छी कंडीशन पे है। इसके अलावा एक और रूम है, वहाँ कंप्यूटर रूम है, सेम यही चीज़ इसमें भी लिखने हैं।
ठीक है। फिर और भी क्लासेस है वहाँ जो क्लास नंबर 7, 8, 9 से शो किया गया है। फिर आपका लैब है, 3 लैब है वहाँ, उन तीनों लैब की लंबाई चौड़ाई, वहाँ पे फ़ैन अवेलेबल है या नहीं, और वहाँ पर पूरे उस लैब में पूरे सामान अवेलेबल है या नहीं, आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगला देखो, इतने तो हो गई हमारे पूरी लैब की इस क्लास की जानकारी। फिर इसके अलावा और भी पूछा गया है ये डिटेल, इन लैब के अलावा और भी जो क्लासेस हैं या जो रूम्स है उसका कंडीशन कैसा है। उस कंडीशन में हमारा पहला टीचर्स रूम, ठीक है, स्टाफ रूम कहा जाए, शिक्षकों हेतु कमरा, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि सेपरेट रूम, एक जेंट्स के लिए, ठीक है, जेंट्स के लिए और फीमेल के लिए है, अलग अलग है। तो लाइब्रेरी के लिए भी अलग अलग कमरे बताए गए हैं। फिर है आपके स्टोर रूम के लिए भी है, खेल कूद की सामग्री, अगर हमारा प्लेग्राउंड है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल, बॉल्स है, मतलब गेम्स के सामान है, उसके रखने की कुछ व्यवस्था होगी, ठीक है। तो वहाँ का जो रूम है हमको प्रोवाइड कराया गया है स्कूल, तो उसकी स्थिति कैसी है, मिड डे मील जो चलता है, मध्याह्न भोजन, उसके लिए किचन अवेलेबल है या नहीं, ये बताना है आपको। साथ ही साथ ऑफिस, इस ऑफिस में उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और वहाँ विंडो की संख्या और डोर की संख्या कितनी है, ये बताएंगी। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद अगला हम देखते हैं जो हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है, जो हमारा लाइब्रेरी है तो उसके लिए हमें एक अलग रूम दिया गया है कि नहीं। अगर उसके लिए लाइब्रेरी के लिए सेपरेट रूम प्रोवाइड किया गया है तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, पोएट्री बुक्स कितने हैं, ठीक है, स्टोरी बुक कितने हैं, और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स कितने अवेलेबल हैं। इसके अलावा अदर बुक और कितने हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ बुक बताने हैं अलग अलग पार्ट पे। इसके बाद देखिए, इसी से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड आप यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जो अगर लाइब्रेरी में बच्चों को अलग से पढ़ने के लिए समय दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तब आपको वहाँ के स्कूल का ऑब्जर्व कर कर, लाइब्रेरी को ऑब्जर्व करके, बच्चों को ऑब्जर्व करके यहाँ पर आपको इसको डिटेल फिल करना है। फिर अगर टाइम दिया जाता है तो कितना टाइम दिया जाता है, ठीक है, और कब दिया जाता है, लॉन्ग ब्रेक के बाद दिया जाता है, शॉर्ट ब्रेक में दिया जाता है, या उसके लिए अलग से टाइम डिसाइड है, ये आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल पाएगा। इसके बाद देखिए अगला है जो हमारी पुस्तकें हैं, जो लाइब्रेरी में जो बुक्स अरेंज किए जाते हैं उसका कंडीशन कैसा है। कई बुक्स कहते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं, किसी के कवर फट जाते हैं, तो वो सब आपको वहाँ ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फील करना है। फिर अगला देखिए, मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अगर आप स्कूल्स पे जाते हैं, वहाँ मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, प्राइमरी और मिडिल लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर उसका डिटेल पूछा गया है। अगर बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है तो उनका मेन्यू किस प्रकार होगा, उनका मेन्यू, ये जो मेन्यू डिसाइडेड होता है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उनको कौन सा डे कौन सा मील मिलेगा। इसके बाद खाना बनाने हेतु बर्तन, देखिए इसमें जो मिड डे मील बनेगा, मिड डे मील मतलब खाना, जो खाना बनेगा वो किनके द्वारा, उनको बनाने के लिए बर्तन वो एनजीओ के द्वारा रहता है, लोकल जो एनजीओ रहते हैं उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। फिर देखो, खाना खाने हेतु बर्तन, खाना खाने के लिए कौन से बर्तन दिए जाते हैं, बच्चों को स्टील प्लेट के बर्तन दिए जाते हैं। फिर है क्या सभी बच्चे वहाँ खाना खाते हैं या कुछ बच्चे, वो आपको ऑब्जर्व के द्वारा पता चलेगा या फिर वहाँ के टीचर्स के माध्यम से पता चलेगा, जिनकी ड्यूटी लगती है कि कितने बच्चे वहाँ खाना खाते हैं और कितने बच्चे खाना नहीं खाते। टीचर्स भी बच्चों के साथ खाना खाते हैं या नहीं खाते, वो आपको टीचर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। खाना खाने के पश्चात वहाँ का क्लीन कौन करता है, तो प्यून करते हैं वहाँ की क्लीन, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑब्जर्वेशन है जो आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। अगला देखिए, इसका जो है फर्स्ट डे का 11th पॉइंट है टॉयलेट की स्थिति, टॉयलेट का कंडीशन, मतलब स्कूल्स में टॉयलेट्स, नंबर ऑफ टॉयलेट्स बताना है यहाँ पर। सबसे पहले तो है फॉर टीचर, तो शिक्षकों के लिए अलग अलग टॉयलेट है यहाँ पर। 2 वॉशरूम फॉर द टीचर, एक सेपरेट वॉशरूम है, एक लेडीज़ के लिए है, एक जेंट्स के लिए। जिस स्कूल में जैसा अवेलेबल रहेगा वहाँ का डेटा आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। इसके बाद देखिए, बॉयज़ के लिए कौन सा है, ये गर्ल्स स्कूल्स था जहाँ का डेटा आया गया है। तो
डेटा कोएट स्कूल नहीं था, सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, इसलिए यहाँ पर नो लिखा है। लेकिन आप अगर जाते हैं कोएट स्कूल पर तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे अगर वहाँ पर टॉयलेट अवेलेबल है तो। ठीक है, बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए भी वहाँ पर टॉयलेट अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर 12वें नंबर पे ये पूछा गया है कि जो हमारा स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत हम क्लास में पढ़ाते हैं, उसके अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल लिखना है। फिर है अगला पॉइंट है 13 नंबर का, जब आप स्कूल का ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में गए थे, उस समय कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पर कंडक्ट किया गया था, किन किन गतिविधियों का आयोजन किया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी। जैसे जिसने भी इस डिटेल को भरा है तो सब उन्होंने क्या बताया, शाला वेलकम उत्सव वहाँ पे एक्टिविटी हुई थी, ठीक है, साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन वाली एक्टिविटी हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक, तो आप जब एट द टाइम वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आपके सामने कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, ये पूछा गया है 14 में कि जब आप स्कूल्स में थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन पीरियड में थे, तब वहाँ पर किसी बच्चे के पेरेंट्स आए थे या नहीं आए थे, अगर आए थे तो किस वजह से आए थे, उस वजह पूछ कर यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है 15 नंबर पे, 15 नंबर पे देखिए, ये जो स्कूल्स में हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, जैसे टीचर अटेंडेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, साथ ही साथ आपका मिड डे मील का रिकॉर्ड, तो इन सब रिकॉर्ड्स को रखने के लिए वहाँ पे अलमीरा प्रोवाइड किया गया है या नहीं, या फिर उन रिकॉर्ड को कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यही चीज़ है कि स्कूल में जो हमारे स्कूल के अंतर्गत अगर वहाँ पर हमारे बहुत रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि टीचर अटेंडेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, तो इन जितने भी वहाँ रिकॉर्ड्स बनते हैं, अभिलेख बनते हैं, उन रिकॉर्ड के आपको यहाँ पर लिस्ट लगानी है, कौन कौन से कितने रिकॉर्ड हैं, उन सभी का हम नंबरिंग वाइज लिस्ट लगाकर इसमें अटैच करना है। अगला देखिए 17वां नंबर का जो पॉइंट है 17 नंबर, यहाँ पर लिखा है कि शाला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम या प्लांटेशन का कार्यक्रम होता है या नहीं, साथ ही साथ प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किस प्रकार के गार्डन का वहाँ पे निर्माण किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्कूल कैंपस पास क्या है, गुलमोहर ट्रीज में लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किए गए हैं और ये किसके द्वारा किए गए हैं, प्रिंसिपल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टीचर एंड स्टूडेंट ने किया है। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए अगला है 18 नंबर के पॉइंट्स में क्या लिखा है, जो हमारे स्कूल से इसमें बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसके द्वारा हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इफ़ेक्टिव बनाने से बच्चों का जो नॉलेज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो उसकी कंडीशन किस प्रकार की है, मतलब जितने ज़रूरत है उतने TLM वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, या उसकी कंडीशन कोई टूट गया है, फूट गया है, इस टाइप की कंडीशन को देखते हुए आपको वहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए अगला है कक्षावार दर्ज संख्या, मतलब हर क्लास में कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं। फिर साथ ही साथ में वहाँ कौन कौन सी क्लासेस चल रही है। मान लो अगर आप मिडिल में जा रहे हैं 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ ये तो 9, 10, 11, 12 का है, तो यहाँ बालक नहीं थे, बॉयज़ नहीं थे, इसलिए यहाँ पे NA लिखा है। अगर वहाँ पे आप जहाँ जाओगे वहाँ गर्ल्स भी रहेंगे और बॉयज़ भी रहेंगे, तो आपको दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके लिखना है। ठीक है, फिर इन दोनों में SC वाले कितने हैं, कैटेगरी डिवाइड कर दी है, ST वाले कितने हैं, OBC कितने हैं, जनरल कितने हैं, स्पेशल चाइल्ड कितने हैं, और उन बच्चों का एवरेज अटेंडेंस यहाँ पर कितना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मीन्स स्पेशल चाइल्ड में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे जो प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, माइंडेड बच्चे होते हैं, उन बच्चों को लिया जा सकता है। साथ ही साथ तो जो डिसेबल बच्चे होते हैं, मतलब विकलांग बच्चे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, जो दृष्टि बाधित होते हैं, सुन नहीं सकते, उन बच्चों को भी इसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ लिया जाता है। यहाँ पर एक भी बच्चे नहीं पाए गए, इसलिए ये डैश करके छूटा गया है। अगला देखिए
इसी में है शिक्षक व छात्र अनुपात, मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब कितने स्टूडेंट के पीछे कितने टीचर होने चाहिए, वो रेशियो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 टीचर फॉर एवरेज 45 स्टूडेंट्स। अगला देखिए, बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके बच्चे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या उनका जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन बच्चों का यहाँ पे नंबर लिखने हैं। अगला है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो श्रमिक परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेबर वर्ग से जुड़े हैं, उन बच्चों का नंबर यहाँ पे लिखने हैं। आपके नंबर मतलब काउंट करने हैं, कितने बच्चे 10 हैं 12 हैं, ठीक। अगला देखिए, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिसमें दोनों मतलब उनके जो पेरेंट्स मदर एंड फादर, ठीक है, दोनों के दोनों श्रमिक वर्ग के हैं, लेबर वर्ग के हैं, तो यहाँ पे हम उसको काउंट करके लिखना है। फिर है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जो माता पिता हैं वो क्या है, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उन बच्चों को यहाँ पर नंबर लिखने हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिनके माता पिता क्या है, जिनके माता पिता बिजनेस वर्ग के हैं, जो बिजनेस करते हैं, इनके लिखने हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता क्या है, पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड है, उनके नंबर यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्या है, कितने बच्चों के भाई या बहन भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके भाई बहन क्या है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों के यहाँ पर नंबर लिखने हैं। ये तो हुआ फर्स्ट डे का फॉर्मेट, ठीक है। इसके साथ साथ एक फॉर्मेट ऐसा भी है जो आप तीसरे दिन भरोगे, वो फॉर्मेट कंटिन्यू आपको साथ ही साथ भरते चले जाना है, वो मैं डिटेल उसकी आगे बताते जा रही हूँ। यहाँ पर टीचर सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। तो ये तो हुआ फर्स्ट डे की बात। अब हम सेकेंड डे की बात करते हैं कि सेकेंड दिन, ये जो 12 डेज स्कूल ऑब्जर्वेशन प्लान है, ठीक है, उसमें हम सेकेंड डे क्या करेंगे। सेकेंड डे आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एक क्लास का, ठीक, जहाँ टीचर पढ़ा रहे हो उस क्लास को ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा फिल करना है, और इसी के आधार पर आप जो डेटा भरोगे उसी के आधार पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, एक रिपोर्ट बनानी है या समराइजेशन करना है, मान के चलिए। तो हम देखते हैं फिर आगे। इसमें सबसे पहले बेसिक जानकारी मीन्स आप जिस दिन जाएंगे उस दिन का डे क्या है, उस दिन कौन सी क्लास पे है, उस टीचर का नाम क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, उसमें बॉयज़ गर्ल्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, जिसमें से आपके बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और वहाँ पर स्पेशल चाइल्ड्स कितने हैं। यहाँ पर एक भी स्पेशल चाइल्ड नहीं थे, इसलिए नील लिखा गया है। अब देखिए, जिस क्लास का आप ऑब्जर्व करोगे उस क्लास की फिज़िकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब कक्षा की जो लंबाई चौड़ाई है, लेंथ एंड विड्थ है, वो कैसे, कितने स्क्वायर फीट पे है, ठीक है, वहाँ पर कितने विंडो हैं, कितने वेंटिलेटर है, इनको लिखना है, लाइट या पंखे की व्यवस्था है या नहीं ये बताना है। फिर आपका है ब्लैक बोर्ड का जो कंडीशन है वो किस प्रकार का है, वहाँ ग्रीन बोर्ड लगा है कि ब्लैक बोर्ड लगा है, ये सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके लिखते चले जाना है। फिर देखो, जो हमारी क्लास है वहाँ पर अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कंडीशन किस प्रकार का है, कैसा है, ये चीज़ आपको लिखना है। यहाँ पर लिखा है इट वॉज इन गुड कंडीशन, ठीक। अगला है आपको सिटिंग अरेंजमेंट, जो कक्षा में बच्चों के बैठने की जगह, मतलब उनका ये जगह जो है उनके लिए पर्याप्त है या नहीं है। इसके बाद है जो बॉयज़ एंड गर्ल हैं उनका सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार का है, ये लिखना है। इसके बाद देखिए, हम अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, चाहे हम ग्रीन बोर्ड लिखे वहाँ पे देखिए या फिर वाइट बोर्ड देखिए, तो वो ग्रीन बोर्ड का साइज़ कैसा है, उसका साइज़ किस प्रकार का है। ऐसा ना हो कि हमारा जो ग्रीन बोर्ड है वो छोटा दिखे, पूरे बच्चों को क्लियर ना हो, तो आपको वहाँ पर देख कर ऑब्जर्व करके ये बताना है कि जो सभी बच्चे हैं वो क्लियरली ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक। ये तो हुआ इसका फिज़िकल कंडीशन हमारे एक क्लास का। अब हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्लासरूम जो प्रोसेस चलता है उसके बारे में डिटेल देखेंगे।
तो जिस क्लास पे आप बैठेंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे, उस क्लास में वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो फिल आप यहाँ पे करेंगे, विषय सब्जेक्ट की जगह। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो टीचर है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो किन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, उसका टॉपिक क्या है, ये सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए जो थर्ड पॉइंट है, जो टीचर है वो बच्चों को क्या करने के लिए कौन सा कार्य या कौन सा कार्य करने के लिए दिया गया है उसको लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या डायरेक्शन दिए हैं उनको। इसके बाद है बच्चों को अगर कोई क्लास दे रहे हैं या कुछ सॉल्व करवा रहे हैं तो उनको सॉल्व कराने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ये बताएंगे। फिर है अगला, देखो इसी में फिफ्थ में है बच्चों द्वारा कार्य को कैसे किया गया। मतलब जो टीचर है वो बच्चों को कार्य दे रहा है तो वो बच्चे कार्य को समूह में कर रहे हैं, ग्रुपिंग में कर रहे हैं या पर्सनली कर रहे हैं, इंडिविजुअल रूप से कर रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिखना है। कितने ऐसे बच्चे थे जो अपने कार्य को सही तरीके से कर रहे थे, उस कार्य में बिजी थे, और कितने ऐसे बच्चे थे जो उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे थे, और नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे थे, टीचर का ध्यान नहीं था या टीचर उनको स्ट्रिक्टली बोल नहीं रहे थे। ठीक है। फिर अगला देखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट जो लिखा है उसमें क्या लिखा है कि जो हमारे टीचर हैं वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं या फिर उनको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, तो कैसा समझा रहे हैं उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखने हैं। अगर बच्चों ने टीचर ने क्वेश्चन किया है तो बच्चे अगर उसका जवाब दे रहे हैं तो किस प्रकार दे रहे हैं। बच्चों द्वारा अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टीचर का बिहेवियर कैसा हो रहा है वहाँ पर, वो उनको गुस्से से देख रहा है या शांत तरीके से समझा रहा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद देखिए कि जो पूरी क्लास मतलब टोटल उनकी 40-45 मिनट की क्लास के अंतर्गत शिक्षक का बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा था, उन्होंने बच्चों को मारा, पीटा, डांटा, अपमानित किया, कैसा था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक का बच्चों के प्रति बिहेवियर। ठीक है, शिक्षक का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा था। क्या सभी जो शिक्षक हैं सभी बच्चों के नाम जानते हैं, ये आपको पूछ के लिखना होगा। तो क्या सभी जो हैं बच्चों से बात करते हैं, जो टीचर्स हैं वो सभी बच्चों से बात करते हैं या नहीं करते, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर बात करते हैं या उसका जो पढ़ाते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों का खुद का आपसे रिलेशन, ठीक है, जो पर्सनल रिलेशन होता है या फिर टीचर्स के साथ उनका रिलेशन होता है वो कैसा होता है। तो टीचर्स के साथ उनका रिलेशन इन्होंने बताया है फ्रेंडली होता है, वो आप ऑब्जर्व करके खुद लिखेंगे। अगला देखो क्या कहा गया है कि क्या पढ़ाने के अलावा कोई अन्य कार्य शिक्षक द्वारा किया। कई बार होता है ना कि हम पढ़ाते पढ़ाते दूसरे कार्य भी कर लेते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग करवा रहा है, उसके साथ साथ उसने और भी क्या कार्य किए। इसके बाद देखिए जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उस ब्लैक बोर्ड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो ब्लैक बोर्ड है उसको टीचर कैसे यूज़ कर रहा है, सही तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड में लिखनी चाहिए उन चीज़ों को लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। इसके बाद देखिए शिक्षक को टीचर ने तो पढ़ा लिया, लेकिन अब उसको ये जानना है कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा, तो बच्चों ने कितना समझा, तो उसको जानने के लिए टीचर ने क्या किया। ठीक, उसको आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। फिर लास्ट में है 11 पॉइंट पे है कक्षा का समापन, मतलब सभी टीचिंग करने के बाद, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्लास का समापन कैसे हुआ, क्लोज कैसे किया। तो कई टीचर होते हैं जो हम पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उन चीज़ों को रिपीटेशन करते हैं या गृह कार्य करते हैं, दे देते हैं बच्चों को, इसके साथ साथ इसका क्लास का क्लोजर क्लास। फिर है आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मैंने अभी बताया कि विशेष स्पेशल चाइल्ड किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर अगर बच्चे नहीं हैं तो आप नील लिखेंगे, लेकिन अगर बच्चे हैं तो उनके साथ टीचर्स का बिहेवियर कैसा है ये लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या शिक्षक ने बच्चों को आज से कार्य दिया, और दिया तो क्या कार्य दिया। इसके बाद क्या कक्षा में इन बच्चों के पढ़ने की में मदद के लिए अलग से टीचिंग लर्निंग मटेरियल था या नहीं था। ठीक, इसके बाद देखिए शिक्षकों का इन बच्चों के साथ व्यवहार कैसा रहता है, साथ ही साथ अन्य जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका अन्य इन बच्चों के साथ बिहेवियर किस प्रकार का रहता है। साथ में हमको इसी के अकॉर्डिंग और भी ऑब्जर्वेशन करने हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके सेकेंड डे का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का आपको
जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पर बताए हैं उन सब पॉइंट्स को लेकर एक समराइजेशन रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पर टीचर सिग्नेचर रहेगा, टीचर्स का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। अब देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस 12 दिन में एक फॉर्मेट ऐसा है जो आपको डेली भरना है। ये दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ये आपको हर दिन भरनी है। फर्स्ट दिन जाएंगे तो भी आपको उस फॉर्मेट के साथ साथ ये फॉर्मेट भरने हैं। सेकेंड डे भी आपको कक्षा अवलोकन के स्कूल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ये फॉर्मेट डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को भरना ही है। तो थर्ड दिन आपको सिर्फ यही भरना है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या करना है, मतलब ये जितने क्वेश्चन है उसके आधार पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। देखिए, इसमें हमको क्या क्या फिल करनी है। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि हम स्कूल जब जा रहे हैं तो उसका स्टार्टअप कैसा हुआ, मतलब शाला का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। आपका यहाँ पर स्कूल पहुँचने के 5-10 मिनट, जाने से पहले 5-10 मिनट पहले आप स्कूल पहुँचिए। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर किस पहले क्या होता है, फिर सेकेंड टाइम क्या होता है। फिर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, जो स्कूल्स है वो ओपन कितने टाइम होता है और बच्चे कैसे आते हैं। तो यहाँ पर है आपका जो स्कूल से इस स्कूल के अकॉर्डिंग 11:45 AM पे खुलता है। ठीक है, फिर आपके जो बच्चे आते हैं उनका प्रवेश किस प्रकार से होता है, कैसे आते हैं, ये लिखना है। थर्ड क्या है आपका, जो असेंबली होती है, ठीक है, या जो प्रेयर्स होते हैं उस पर लिखना है। तो आपको ये बताना है उस प्रेयर में आपको भी इन्वॉल्व होना है, तभी आप ये फॉर्मेट भर सकते हैं। अगर आप स्कूल लेट से पहुँचे तो ये फॉर्मेट भरने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो असेंबली होगी, ठीक है, जो प्रेयर्स होंगे उसमें किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड है, सभा में जो असेंबली होगी, ठीक है, उसमें टीचर्स का बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा रहता है, ये बताना है आपको यहाँ पर। फिर अगला जो पॉइंट है क्या है, असेंबली के लिए क्या क्या प्लानिंग की जाती है। ठीक है, फिर उस असेंबली में कितने टीचर प्रेजेंट थे। फिर असेंबली के दौरान या उस समय कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पर ये बताएंगे फोर्थ पॉइंट में आपको कि बच्चों ने, जो हमारे बच्चे उन्होंने कितना समय पढ़ने में लेते हैं, कितना खेलने में और कितना अन्य एक्टिविटी में समय लगाते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसका फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रेक, उस समय बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखना है आपको। फिर है आपका जो स्कूल्स है उसमें उनका क्लीन, स्कूल पे क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसको किस प्रकार मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो स्कूल कैंपस ही क्या होता है, हमेशा क्लीन होता है और जो क्लासरूम्स रहते हैं वो नीट रहते हैं एंड क्लीन रहते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट देखिए, बच्चों की जो पर्सनल क्लीननेस है उसके कंडीशन कैसे, बच्चे सही तरीके से ड्रेसअप में आते हैं, उनके बाल सही तरीके से कटे हैं या नहीं, उनके नेल्स कटे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। फिर है अगला जो मिड डे मील है, ठीक है, जो हमारा ये 8 नंबर का पॉइंट मिड डे मील है, उस समय स्कूल्स में टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों का रोल क्या होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला जो है सीखने सिखाने में शिक्षकों एवं बच्चों की भागीदारी, मतलब यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे बच्चे सीखते भी हैं और टीचर क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं। इसमें शिक्षक और एक बच्चों की पार्टिसिपेशन कैसा होता है, उनकी भागीदारी किस प्रकार की होती है, इसके बारे में लिखना है आपको। फिर अगला देखिए थर्ड का, क्या बच्चे शिक्षक द्वारा बताए निर्देश समझ रहे थे, उन्हें क्या कठिनाई हो रही थी। अब आपने स्कूल का भी ऑब्जर्वेशन कर लिया, फर्स्ट डे उसका बेसिक जानकारी देख लिया, सेकंड डे आपने किसी क्लास को ऑब्जर्व किया। इससे हमको ये समझ आ जाएगा कि वहाँ पर जो टीचर्स बोलता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या है, उन्हें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। इन प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर डिटेल पर फिल करना है। यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, प्रिंसिपल का सिग्नेचर है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। तो ये हुआ थर्ड डे, तीसरे दिन की बात। और ये जो फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्मेट है, वो आपको रोज़ भरना है। जितने दिन आप स्कूल से जाएंगे, 10 दिन 12 दिन, तो उन 12 दिन पर आपको ये फॉर्मेट रोज़ फिल करना है।
उसका एक प्रतिवेदन एक पेज पर रिपोर्ट लिख कर भी उसमें अटैच करना है। इसके बाद देखिए, ये जो फॉर्मेट 4 है, ठीक है, जिस दिन आप चौथे दिन जाओगे उसमें हमको क्या करना है, हमको वहाँ के बच्चों से, स्टूडेंट से क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है। अब ये कन्वर्सेशन कब करेंगे, जब स्कूल्स खुलेगा, ठीक है, उसके 10 मिनट पहले जाइए, बच्चों से बातचीत कीजिए, या फिर आपको शॉर्ट एंड वो जो ब्रेक मिलता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रेक मिलता है, उसमें बात कीजिए, प्ले ग्राउंड में बच्चों से बातचीत कीजिए। इसके आधार पर आपको ऐसे 15 मतलब 10-15 बच्चों से बात करके आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट बनानी है। अब बच्चों से क्या बातचीत करना है उसके बारे में इसमें डिटेल देखिए, ठीक है। अब बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वो आपको आंसर नहीं करेंगे। सबसे पहले बच्चों को आपको बताना होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है, कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, कहाँ से आए हैं, तभी बच्चे आपको अपना डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आपको बच्चों से फिर पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कक्षा में कितने बच्चे आज एब्सेंट हैं। सेकेंड है, आपको स्कूल आना क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप स्कूल आते हो तो आप स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करते हो, क्लास अटेंड करने के अलावा और क्या करते हो, इन सब चीज़ों को आपको पूछना है। और फिफ्थ पॉइंट है, आप लाइब्रेरी जाते हो, और अगर लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे आपकी फेवरेट बुक कौन कौन सी है और क्यों है। कौन कौन से 6 पॉइंट है, कौन कौन से गेम्स खेलते हो, क्यों खेलते हो, वो गेम क्यों पसंद है, आपको इसके बारे में डिटेल लिखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी पूछना है कि जितने बच्चों से आप बात करोगे कि आपके घर से आप स्कूल का डिस्टेंस कितना है और किसका घर सबसे ज़्यादा दूर है। फिर 8 पॉइंट देखिए, ये 8 पॉइंट में स्कूल में आप बच्चों से ये पूछना है कि आप पढ़ लिख कर आगे क्या बनना चाहते हैं, उनका एम पूछना है। जैसे कई बच्चे बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू बिकम CA, ठीक है, मैं CA बनना चाहता हूँ, ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हर बच्चे की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपना अपना उद्देश्य होता है, तो वो उद्देश्य के आधार पर आपको आंसर करेंगे, वही आंसर आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। इसके बाद देखिए 9 पॉइंट में है, इन्होंने बच्चों से ये पूछते हैं कि जो गेम्स के समय जो हमारे टीचर हैं वो आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलते हैं या नहीं खेलते, उनको बच्चों को गृह होमवर्क करना कैसा लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्कूल और अच्छा हो लगे, हम आने के लिए और हमारा मन करे, तो उसके लिए आप स्कूल में क्या क्या और ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चों से आपको पूछना है स्कूल में अच्छा लगे उसके लिए हम और क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों से ये भी पूछना है कि आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा है या कोई और स्कूल अच्छा है, और दूसरा स्कूल ज़्यादा अच्छा है तो क्यों है, अपना स्कूल अच्छा है तो क्यों है, उसके बारे में पूरे डिटेल पूछकर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। साथ ही साथ इसका आपको क्या करना है, बच्चों से बातचीत का 15 बच्चों से बातचीत करके उनका एक रिपोर्ट तैयार करना है। यहाँ पर शिक्षक के सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर छात्र अध्यापक का सिग्नेचर या छात्र अध्यापिका का सिग्नेचर रहेगा। अगला देखिए, इस जो 12 दिवसीय स्कूल ऑब्जर्वेशन है, मतलब 12 डे स्कूल ऑब्जर्वेशन में फॉर्मेट जो है हमारा 5वें नंबर का फॉर्मेट है। इसमें हमको क्या करना है, जो हमारे वहाँ के HM हैं, हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल है, वो कैसे कार्य करते हैं, उनको देखना है, उनको जानना है, उनको समझना है, ठीक है। इसके बारे में इन सब चीज़ों को देखकर हमको ये डिटेल हमको क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम क्या है, उनका नेम क्या है, उनका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट पे ये लिखना है, जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो किसी क्लास में टीचिंग करते हैं या नहीं करते, बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। साथ ही साथ उसका बी में है कि उनके ऊपर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए इसी का चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके द्वारा किन किन कार्यों का ऑब्जर्व किया जाता है, कौन कौन से ऐसे वर्क हैं जो प्रिंसिपल उसको कार्य को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले है जो संचालन विधि, जो मैनेजमेंट वाला है, ठीक है, कि उसको कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे इसमें समय सारणी किस प्रकार से बनेगी, जो हमारा स्कूल्स का कैलेंडर होता है वो कैसे मीटिंग्स होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों का
जो संचालन करेंगे वो हमारे प्रिंसिपल करेंगे। यहाँ पर है फिर सेकंड है जो रिकॉर्ड्स होता है उसका प्रिपरेशन किया जाता है, उसको कंजर्वेशन किस प्रकार किया जाता है, मतलब उसका जो हमारा रिकॉर्ड है उसका तैयारी किस प्रकार किया जाता है, बनाने की तैयारी, और उसका संरक्षण संधारण किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें जो विद्यालय का डेकोरेशन है, जो हमारे स्कूल्स का डेकोरेशन है और उसकी सामग्री, जो डेकोरेशन में सामग्री लगेगी उसका रख रखाव भी किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल का डिटेल भर रहे हैं, तो प्रिंसिपल का डिटेल भर रहे हैं तो हमारी सभी चीज़ें किससे जुड़ी होगी, प्रिंसिपल से जुड़ी होगी। प्रिंसिपल का हमारे टीचर्स, जो वहाँ के टीचर्स हैं उनके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। सोसाइटी के साथ प्रिंसिपल का रिलेशन कैसा है, देन सोसाइटी के साथ साथ वहाँ के गांव मोहल्ले या फिर जो प्रधान पाठक हैं, ठीक, उनका रिलेशन कैसा है गांव मोहल्ले के साथ, या आपके वार्ड के जो भी हैं पूरे वार्ड हैं उनके साथ हमारे प्रिंसिपल का रिलेशन किस प्रकार का है, ये आपको डिटेल यहाँ पर भरना है, ठीक, प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करके। फिर देखिए स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल का रिलेशन किस प्रकार का है, ठीक। स्कूल को डेवलप करने के लिए हमारे प्रिंसिपल की सोच, उनके थॉट क्या क्या हो सकते हैं, उनकी प्लानिंग क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके द्वारा जो दिया गया मार्गदर्शन है वो क्या क्या निर्देशन या गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखना है, वो पर्टिकुलर आपके लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद 11वें नंबर पर देखिए एक जो प्रिंसिपल होती है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ऐसा बोला जाए कि स्कूल के पूरे हेड होते हैं, तो उनको हमारे स्कूल का कंडक्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए उनको किस प्रकार के उनके सामने चुनौतियां आती है, ठीक है, कि किन किन कठिनाई कौन से प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो समुदाय से संबंधित बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे गांव एरिया पर हम देख लें तो फीस की प्रॉब्लम आती है, फीस जमा नहीं होता, वैसे ही समथिंग बहुत सारे समुदाय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक। इसके बाद है बच्चों से जुड़े ये आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल आधे में छोड़ देते हैं या बच्चे आना नहीं चाहते, उन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ साथ और भी अगर डिफ़िकल्टी आती है वहाँ पर तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पर एक टीचर का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर। तो हम फिफ्थ फॉर्मेट में ये बोल सकते हैं कि हमको क्या करना है, वहाँ के प्रिंसिपल या हेड मास्टर को ऑब्जर्व करके उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर भरना है। और इसके साथ साथ आपको फॉर्मेट नंबर जो 3 है, डेली ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, वो भी फिल करना है। इसके बाद देखिएगा फॉर्मेट सी में क्या करना है, फॉर्मेट 6 प्रपत्र नंबर 6, इसमें हमको क्या करना है, हमारा स्कूल अगर किसी गांव एरिया में है, किसी मोहल्ले में है, किसी वार्ड में है, तो हमको उस वार्ड की, उस गांव की, उस मोहल्ले की हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको गांव या मोहल्ला, जिस गांव पे आपका स्कूल है वहाँ मोहल्ले का नाम कौन सा है, ठीक है, ब्लॉक का नाम क्या है, उस ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है, जिस ज़िले पर ये स्कूल्स है उस ज़िले का नाम कितना है। इसके बाद वहाँ की वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ का लिटरेसी कितनी है, ठीक है, सड़कों की स्थिति कैसी है, मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है, सड़कों की स्थिति किस प्रकार की, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है। इसके बाद है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, ऑटो चलता है कि नहीं, सिटी बस चलता है कि नहीं, या हम अपने व्हीकल से जाते हैं, ये सब चीज़ों को लिखना है। इसके बाद देखिए अगला है आपका पेयजल की सुविधा, मतलब पीने की पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। हो सकता है सरकारी स्तर पर पेयजल वितरण होता हो, या हैंडपम्प लगा हो, या फिर नलकूप हो, तो इन चीज़ों को आपको वहाँ स्कूल मोहल्ले या गाँव को आपको ऑब्जर्व करके उन चीज़ का डिटेल भरना है। इसके बाद देखिए जो हमारा जो गांव एरिया है ये शहर एरिया, तो वहाँ जो रोज़गार की स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट उसकी, वो किस कंडीशन पे, मतलब वहाँ के रहने वाले लोग किस पर डिपेंड हैं, उनका अर्निंग का रिसोर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मेन जो रोज़गार है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये शहर एरिया का है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इन प्राइवेट सेक्टर जॉब,
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं यहाँ पर ओन खुद का उनका क्या होता है, स्मॉल बिजनेस होता है। कुछ कुछ ऑटो ड्राइवर्स हैं, अगर आप गांव एरिया पे जा रहे हो तो उनका मेन रोजगार होता है खेती किसानी, कृषि करना होता है। तो आपके एरिया अकॉर्डिंग डेटा इसमें फिल किया जाएगा। इसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है जिस गांव मोहल्ले में है उसमें ज़्यादातर अधिक से अधिक मात्रा में लोग किस रोजगार में हैं, किसके माध्यम से वो अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल अर्निंग जो है वो प्राइवेट जॉब से है। मुख्य फसल कौन कौन से, ये सिटी एरिया इसलिए नॉट एप्लीकेबल है। अगर आपका गांव एरिया है तो बहुत सारे धान होंगे, ठीक है, धान गेहूँ ज्वार ये सब जो वहाँ की मुख्य फसलें हैं। उनके जो आर्थिक संसाधन कौन कौन से, मतलब रिसोर्सेज कौन से, जैसे पीपल डू प्राइवेट जॉब, सम रन देयर ओन स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पर आपको गांव के अकॉर्डिंग भी लिखना है, और जो इनका स्कूल शहर में है वो शहर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसके बाद देखिए गांव मोहल्ला में शाला की स्थिति, मतलब आप जिस वार्ड में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में आपका स्कूल है, वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो उसके नंबर लिखने हैं। नंबर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, नंबर ऑफ हाई स्कूल, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल। और साथ ही साथ वहाँ पर आंगनबाड़ी भी होते हैं, आंगनबाड़ियों की भी संख्या लिखनी है। इसके बाद देखिए जो हमारा गांव मोहल्ला है उसमें संचालित जो स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ डिपेंड वाले समूह होते हैं, वो कौन कौन से, उनके कार्य कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत होता है तो उसकी स्थिति कैसी हो ये लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, वहाँ की चिकित्सा की सुविधा के बारे में बताना है कि वहाँ पे उस एरिया में कौन कौन से चिकित्सा की सुविधा है। जैसे सरकारी अस्पताल हो गया, प्राइवेट है, और जो सुविधा मिल रही है वो किस प्रकार की सुविधा है, कौन सी फैसिलिटी मिल रही है। फिर अगला पॉइंट है गांव मोहल्ले में बाजार की स्थिति कैसी है। ठीक, क्या पूरे गांव मोहल्ले में बिजली की इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, प्रतिदिन अगर कितने घंटे बिजली आती है, मतलब दिन 24 घंटे में हमारे पास कितने घंटे बिजली वहाँ पर रहती है, बैंक सुविधा है या नहीं, या फिर गांव में धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों की स्थिति होता है या फिर नहीं। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट की बात कही गई है, जो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पे कैसी फैसिलिटी मिलती है और उसकी जो क्लीननेस है वो किस प्रकार का, कंडीशन कैसा है। ठीक है, राशन की दुकान है या नहीं, उचित मूल्य की दुकान। साथ ही साथ जो मार्केट है वो आपके गांव से दूर है या कितने करीब में है, इसके डिटेल लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा अगला है जो गांव मोहल्ला वालों की मद्यपान, गुड़ाखू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि सेवन की आदतें लिखा है। ठीक है, तो जिस एरिया पे आप रहे हो तो ये व्यसन, मद्यपान व्यसन से कितना लिप्त है या उससे मुक्त है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखना है। अब ये हुआ। इसके बाद आपको पूरे जितने 24 क्वेश्चन है उसके आधार पर ही, जहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है, जिस गांव या मोहल्ला में है उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर यहाँ पर आपके टीचर के सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेट 7। ठीक है, जो हमारा 12 दिन का स्कूल ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है उसमें हमको जो फॉर्मेट 7 नंबर का मिला उसमें हमको क्या फिल करना है। तो हर स्कूल्स पर एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक फॉर्मेट बना है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसका क्या कार्य होता है, वो क्यों बनाया जाता है, देखिए इसमें। तो सबसे पहले आपको ये पूछा गया है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और उन मेंबर का जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड किस प्रकार का है, इसका डिटेल आपको स्कूल्स के टीचर से ही पूछकर यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद देखिए सेकंड है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो बैठक में उनकी जो मीटिंग्स होती है उसमें कम से कम कितने मेंबर्स का होना अनिवार्य होता है। ठीक, फिर थर्ड जो है आपका जो मीटिंग्स होती है तो वो साल में कितने दिन कितनी बैठक होती है, कितनी मीटिंग्स होती है, और उन मीटिंग्स में किन किन बातों पर डिस्कशन होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका जो प्रबंधन समिति, मैनेजमेंट की जो कमेटी की समिति मीटिंग है वो सबसे पहले कब हुई थी, पिछली भी आप लास्ट बैठक उनकी कब हुई थी, लास्ट मीटिंग कब हुआ था। फिर इन जो लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें किन किन बातों पर चर्चा किया गया था। ठीक है, और जो लास्ट 2 ईयर्स हैं
उस 2 इयर्स में हमारी समिति ने, उस स्कूल की समिति ने क्या क्या कार्य किए जिससे स्कूल का डेवलपमेंट हो सके। फिर अगला देखिए, जो 7th नंबर का जो पॉइंट है आपका, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल्स में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति एवं नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समाज पालकों से प्राप्त सहयोग का विवरण। यहाँ पर ये पूछा गया, बोला गया है कि जो स्कूल्स में छात्र बच्चों का एडमिशन्स होता है उसमें उनके एडमिशन, उनका अटेंडेंस, ठीक है, रेगुलर क्लासेस हो, उसको एक सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा सोसाइटी है और जो हमारे पेरेंट्स है उनको, उनके द्वारा कितना सहयोग मिलता है। अगला देखिए, सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समिति की सहभागिता का विवरण। जितने भी स्कूल्स में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या गेम्स वीक होता है, तो ये सब गेम्स के ऑर्गेनाइज में आपकी जो कमेटी है वो कितने आपको कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फिर है आपको साक्षरता, पर्यावरण और चेतना संबंधी कार्यक्रमों का विवरण एवं उनमें समिति की सहभागिता की जानकारी। बच्चों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण से संबंधी जानकारी प्रदान करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। तो इन कार्यक्रमों का विवरण भी लिखना है। साथ ही साथ हमको ये बताना है कि जो शाला प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है वो इसमें कितनी सहभागी होती है, उनका कितना योगदान होता है। अगला देखिए, शैक्षिक गुणवत्ता अनुशासन स्थापित करने हेतु समाज के व्यक्तियों के समय समय पर शाला में आने का विवरण एवं उनके सुझाव की जानकारी। तो हम देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि हम गेस्ट लेक्चर में किन्हीं को लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि हमारे स्कूल की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए समाज में जो वरिष्ठ पर्सन होते हैं, तो वो ऐसे पर्सन कौन कौन से हैं जो स्कूल्स में आते हैं और वो क्या क्या सुझाव देकर जाते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, 11th नंबर का पॉइंट जो दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, शाला प्रबंधन समिति के बनने से स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है तो उन्होंने ऐसा क्या क्या किया है, ऐसा क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है जिससे स्कूल में कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस आपको यहाँ पर पूछकर लिखना पड़ेगा। फिर अगला देखिए, 12वां नंबर का जो पॉइंट है, क्या पालक प्रबंधन समिति की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसमें रेगुलर आते हैं या नहीं आते हैं, ये पूछा गया है। अब ये तो हुआ आपके 12 क्वेश्चंस उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, उस 12 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल्स एंड जो सोसाइटी है उनका रिलेशन किस प्रकार से है, इसके बारे में आपको यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको फॉर्मेट नंबर 3 भी फिल करना है। ये सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट प्यूपल सिग्नेचर। अगला देखिए, जो फॉर्मेट 8 है, ठीक है, ये 10वां दिन भरा जाना है। इसमें हमको स्कूल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। उन रिकॉर्ड को क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है, देखकर उस फॉर्मेट को भरना है। जैसे क्या क्या मतलब क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, देखिए। सबसे पहले तो होता है स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, इसको आपको देखना है वहाँ है या नहीं। इसके बाद है टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, टीसी रजिस्टर, जन भागीदारी समिति पंजी का रजिस्टर, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट रजिस्टर, बुक बैंक पंजी का अवलोकन करोगे वहाँ पे। फिर आपका ड्रेस रजिस्टर, ड्रेस जो हम इशू करते हैं बच्चों का, उसका रजिस्टर। फिर स्टाफ पंजी का कितने स्टाफ है उसका आपको ऑब्जर्व करना है, उसका अवलोकन करना है। तो ये हुए आपके 10 रिकॉर्ड है जिसको आपको वहाँ पर देखना है और उसके बारे में टिप लिखने हैं। अगला देखिए, जो 9th नंबर का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपके लिए है। यहाँ पर लिखा है ना, स्वमूल्यांकन प्रपत्र। स्वमूल्यांकन मतलब स्वयं का मूल्यांकन करना। तो ये फॉर्मेट आपको खुद भरने हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या भरना है देखिएगा। सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, छात्र अध्यापक का नाम लिखिएगा, जिस स्कूल पर जा रहे हैं उसका नाम लिखिएगा, और आप कितने से कितने दिन तक उस स्कूल पर गए इसके बारे में यहाँ पे डेट डालना है। फिर देखिए, आकलन के आप असेसमेंट कैसे करेंगे अपना,
तो सबसे पहले है स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए आपने क्या क्या तैयारी किया। ठीक है, स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हो तो आपको उसके पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो उस प्रिपरेशन में आपने किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया इसके बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए अवलोकन के दौरान आपने किन किन गतिविधियों का अवलोकन किया। जैसे आपने सबसे पहले स्कूल जो महोत्सव बनाया गया, ठीक है, ट्री प्लांटेशन किया गया, तो इसको आपको अलग अलग टाइप में लिखना है। जैसे स्कूल्स में देखना है आपको, वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड है एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, मीटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही थी। इसके बाद है कक्षा में आपने खुद टीचर्स को देखा है पढ़ाते हुए, तो उनका टीचिंग मेथड कैसा था, बच्चों से बातचीत कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, इस बारे में लिखना है। फिर है आपका सोसाइटी या फिर गांव से, गांव में क्या क्या एक्टिविटी हुई, इन बातों को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इस दौरान आपको किन किन से अंतःक्रिया का अवसर मिला। मतलब स्कूल ऑब्जर्वेशन के समय आप किन किन लोगों से इंटरेक्ट हुए। तो हम इंटरेक्ट में अपने बच्चों से इंटरेक्ट किया, प्रिंसिपल से किया, टीचर से किया, ठीक है, मिड डे मील बनाने वाले टीचर्स वहाँ पे जो उनमें सहयोग करते हैं उनसे किया, प्रबंधन समिति से किया, गाँव वालों से, जो गाँव के जो जितने भी लोग थे उनसे पूछ कर किया। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, ये तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या पूछा गया है कि अवलोकन व बातचीत के आधार पर निम्न के बारे में क्या समझ बनी। मतलब आप स्कूल्स के लिए क्या सोचते हो, क्लास और जो क्लास प्रोसेस है उसके बारे में आप क्या समझ पाए हो, बच्चों को कितना समझ पाए हो, टीचर्स को कितना समझ पाए हो, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको कितना समझे हो। इसके बाद देखिएगा आप क्या है, फिफ्थ पॉइंट है क्या अवलोकन के इस कार्य को और बेहतर से किया जा सकता है। वो आपको ऑब्जर्वेशन के बाद समझ आएगा कि हमने ऑब्जर्वेशन का कार्य कितने अच्छे तरीके से किया, अगर हमारे में कमी है तो हम उसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं। अवलोकन के इस कार्य को बेहतर करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी। ठीक है, फिर है आपका 8वां पॉइंट, क्या आपने अपने अध्यापन को कौन सा ग्रेड देना चाहेंगे। मतलब आप अपने आप को कौन सा ग्रेड दोगे। अगर आपने ईमानदारी के साथ स्कूल ऑब्जर्वेशन किया है तो आप एक ग्रेड दीजिए, अगर आप ईमानदारी से नहीं किए हैं तो नीचे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेड के अकॉर्डिंग आप पूरी ईमानदारी से स्कूल ऑब्जर्वेशन का कार्य कीजिए। यहाँ पर शिक्षक के सिग्नेचर है, यहाँ पर हस्ताक्षर अध्यापक आप लोगों का सिग्नेचर होगा। इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं जो लास्ट है 12 दिवस के अंतर्गत, ये जो प्रपत्र नंबर 10 है वो 10 लास्ट है। 2 दिन इसलिए दिया जाता है ताकि कुछ चीज़ें छूट जाती है उसको हम उस 2 दिन में कंप्लीट कर सकें। ये जो फॉर्मेट है ये आप नहीं भरेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं भरेंगे कि किनके द्वारा भरे जाना है, प्रिंसिपल के द्वारा या फिर HM के द्वारा भरा जाना है। आप देखिए वहाँ पर वो क्या क्या भरेगा, यहाँ पर क्या क्या डेटा को फिल करेगा। तो वो छात्र अध्यापक का नाम लिखेगा, विद्यालय का नाम लिखेगा और अटेंडेंस लिखेगा, ठीक है, डेट लिखेगा। तो जो प्रिंसिपल है वो आप में क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले वो क्या देखेगा कि छात्र जो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, छात्र अध्यापक जो है वो स्कूल्स में और क्लास में कितने टाइम प्रेजेंट होता था, टाइम पे आता था कि नहीं आता था, टाइम से ज़्यादा था या फिर नहीं जाता था। ठीक है, अगर वो क्लास में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो वो प्लानिंग के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ऑब्जर्व करेंगे। आपका व्यवहार अन्य टीचर्स के साथ किस प्रकार का था, बच्चों के साथ कैसा था। ठीक है, आप जो स्कूल्स में क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपकी लैंग्वेज बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्या टाइम पर जो क्षेत्रीय भाषा होती है, बोली होती है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता था कि नहीं किया जाता था। ठीक है, जो बच्चे हैं वो आपके साथ सहज महसूस करते थे, कंफर्टेबल रहते थे कि नहीं रहते थे। साथ ही साथ जो आपका जो व्यवहार है वो कम सोसाइटी के साथ कैसा था, ये सब ऑब्जर्व कौन करेगा, आपके प्रिंसिपल या जो वहाँ के हेड होंगे या फिर हेड मास्टर। फिर आपका देखिए जितने दिन आपने स्कूल्स गए उसमें आपका अटेंडेंस कितना था। ठीक है, उसके बाद वो टोटल आपका समराइजेशन देगा, समग्र अभिमत देगा, ठीक है, ओवरऑल प्रेजेंट करेगा। तो फिर इसके साथ साथ यहाँ पर टीचर्स के जो प्राचार्य हैं उनके सिग्नेचर रहेंगे। ये फॉर्मेट नंबर 10 बनने के बाद आपका ये टोटल 12 दिन का
फॉर्मेट कंप्लीट होता है और आपको हर दिन ये जो 3rd नंबर के जो फॉर्मेट है डेली ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड या प्रपत्र, वो फॉर्मेट को आपको डेली भरना है। अगर इसका PDF चाहिए या फिर बीएड से संबंधित आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर नंबर जो है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।